महिलाओं की समस्याएं दिन पे दिन बढ़ रही है और संविधान की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, तार तार हो रही हैं। दलितों की बेटियां, पिछड़ों की बेटियां, अल्पसंख्यकों की बेटियां, गरीब दलित, गरीब पिछड़ा, गरीब अल्पसंख्यक, इनको चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है और हम संविधान दिवस पर यहाँ इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। किसी भी जाति समुदाय को टारगेट करो, आपका काम ये नहीं है कि आप वंचित समाज को और दबाओ, आपका काम ये नहीं है कि ओबीसी जहां देख लो तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। इसका मतलब आप तो मनुस्मृति को सीधे सीधे बिल्कुल एकदम इस देश के ऊपर थोप देना चाहते हो। संविधान का मतलब है समता मूलक शासन होना चाहिए, और देश में जब समता मूलक शासन होगा वो तभी संभव होगा सर बेबाक जी, जब हर व्यक्ति संविधान के प्रति संविधान की प्रस्तावना को मानेगा और संविधान की शपथ तक संविधान को महदूद नहीं रखेगा। संविधान लोगों के दिलों में होना चाहिए, लोगों के घरों में होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दाएं हाथ की तरफ बैठे हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और सीधे हाथ की तरफ बैठे हुए हैं शादाब रिजवी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संविधान दिवस देश मना रहा है और संविधान की चर्चा होगी, और सत्ता पक्ष संविधान को कैसे लेता है और विपक्ष संविधान को कैसे ले रहा है, इसी पर चर्चा होगी। नेता मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संभल की घटना पर संविधान को तार तार करने की बात हो रही है। संभल में जो घटना हुई जिसमें 5 मुस्लिम समुदाय के युवकों की हत्या की गई, वो वाकई लोकतंत्र के लिए और देश में प्रजातंत्र के लिए बड़ी शर्मनाक घटना रही कि किस तरीके से पुलिस वालों ने, जो तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, अब हकीकत तो देखो, जब वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं वही बता सकते हैं। अब वो लोग हकीकत क्यों नहीं बता पा रहे हैं या प्रशासन का डर है, लेकिन जो अभी तक वीडियोस आ रहे हैं उसमें पुलिस खुल्लम खुल्ला ये कहती हुई नज़र आ रही है कि गोली चलाओ, और जिनके साथ ये घटनाएं घटी हैं उनके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा तो कहीं मार्केट से सब्जी लेने गया था, कोई मार्केट से कुछ सामान लेने गया था, कोई अपनी दुकान बंद करके आ रहा था, और पुलिस वालों ने अनायास ही गोलियां भांज दी, गोलियां चला दी, जिसमें वो बेचारे शिकार हो गए। और अगर उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सोची समझी घटना रही है, एक सोची समझी साजिश रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम मंचों पे भड़काऊ भाषण भी देते हुए नजर आए हैं। चाहे वो हरियाणा का चुनाव रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश उपचुनाव रहा हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, हर जगह वो बटने कटने की बात करते हुए नजर आए हैं। और उत्तर प्रदेश को भी अब इन्होंने संघ की प्रयोगशाला बना लिया है। वो उत्तर प्रदेश जो इस तरह की विचारधारा से काफ़ी दिनों से दूर रहा था। लगभग 10 साल यहाँ इस तरह के कोई सांप्रदायिक घटनाएं नहीं हुई थी। मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ उसके बाद से इस तरह की कोई घटना देखने को नहीं मिली थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो महत्वपूर्ण चुनाव अब आने वाला है, जिसके लिए मात्र 2 साल रह गए, एक बिसात तैयार की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के पास इस समय बताने के लिए कुछ नहीं है। नौकरियां दे नहीं पाए, महंगाई पे लगाम लगा नहीं पा रहे, भ्रष्टाचार जस का तस है, महिलाओं की समस्याएं दिन पे दिन बढ़ रही है, और संविधान की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, तार तार हो रही हैं। दलितों की बेटियां, पिछड़ों की बेटियां, अल्पसंख्यकों की बेटियां, गरीब दलित, गरीब पिछड़ा, गरीब अल्पसंख्यक, इनको चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। और हम संविधान दिवस पर यहाँ इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, और वहीं विपक्ष प्रतिबद्ध है। तमाम मंचों पर विपक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो संविधान बनाम मनुस्मृति का ये संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में मनुस्मृति को उखाड़ फेंकेंगे और संविधान को मजबूत करने का काम किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी संविधान को कमजोर करना चाह रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और बढ़िया फैसला दिया। सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जो संविधान के शब्दकोश में जुड़ा था, जिसके लिए मनुवादी और मनुस्मृति को मानने वाले लोग, आरएसएस वाले लोग, इस शब्दकोश से जो संविधान का हटाना चाह रहे थे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द को संविधान में बनाए रखा, प्रियम्बल में भी बनाए रखा, प्रस्तावना में भी बनाए रखा। तो ये एक जो फैसला रहा है कोर्ट का, तो हमारे दर्शक भी समझ लें
ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है प्रोफेसर, एक जो वहाँ पर संभल में सीओ हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कहते हुए सुने जा सकते हैं कि पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई है। जो बात ये आ रही थी कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है और गोली लगी है उनके, तो वो उनका कहना है कि पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई। और वीडियो में देखा भी जा सकता है, वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, उसमें देखा जा सकता है कि पुलिस सामने से गोली चला रही है। देखिए ऐसा है, पुलिस के पास दो तरीके होते हैं, एक तो अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाए और दूसरा क्या है, इनके पास अवैध तमंचे वगैरह भी आ जाते हैं। तो हो सकता है कि पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर से वो गोली ना चली हो। जब पुलिस से गोली चली है, उनके हाथ से गोली चली है, तो गोली तो उनके द्वारा ही चलाई गई है। अब सवाल ये है कि वो गोली किस तमंचे से चली है, सर्विस रिवॉल्वर है या उनकी निजी है। लेकिन गोली तो चली है ना। गोली चली अब है गोली उन्होंने और अपनी तमाम वीडियो सरकारी में रिवॉल्वर से चलाई या हाँ, प्राइवेट वीडियो में रिवॉल्वर ये से भी- चलाई। ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, भाई गोली चलाओ बे, मारो बे, गोली चलाओ बे, इस तरीके से। चलिए, और एक प्रतिक्रिया सादाब रिजवी के लिए लेते हैं। सादाब रिजवी, जी स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सादाब रिजवी, जो वहाँ पर सीईओ हैं अजय चौधरी, शायद अजय चौधरी है, मैं शायद अगर नाम सही ले पा रहा हाँ हूँ बिल्कुल बिल्कुल, तो अजय चौधरी उर्फ चुलबुल पांडे आप उनको कह सकते हैं। हाँ, वो चुलबुल संज्ञा आप दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो खुद दे रखी है सर। हाँ ठीक है। तो उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उनका कहना है कि पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई है। दूसरी बात, वीडियो के माध्यम से खूब पता चल रहा है, सामने पुलिस हथियार लहरा रही है, बातें बोल रही है, गालियां का इस्तेमाल कर रही है और सीधे सीधे गोली चला रही है। लेकिन पुलिस सार्वजनिक मंच से कह रही है कि उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई। पुलिस भी कह रही है और हमारे देश की मीडिया, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, वो भी इस बात को नहीं दिखा रहा है कि गोलियां चलाई गई हैं। एक लाइन याद आ जाती है मुझे यहाँ पर इस देश की मीडिया के लिए कि जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, अब नाचो उसी के इशारों पर है एक उसी की बात लिखो। तो जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, अब नाचो उसी के इशारों पर हर एक उसी की बात लिखो। अब लिखना क्या है तुमको, लिख नहीं सकते तुम, बुराई में फंसे लोगों के हालात लिखो और बयानात लिखो। यहाँ से दूर होती जा रही है मीडिया। और एक मैं आपको बात बताऊं बेबाक जी, जिसका नाम लिया आपने, अनुज चौधरी, चर्चित नाम है, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जिस वक्त पोस्टिंग थी तब भी उनके बहुत सारे कारनामे सामने आए हैं। दूसरी बात संविधान को लेकर आपने कही, और हमारे दोस्त जो यहाँ पर भाई बैठे हैं उन्होंने कहा कि संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, उसके अंदर से जो है संविधान की प्रस्तावना में से सेक्युलर शब्द हटाया जा रहा है। संविधान की प्रस्तावना से ही नहीं हटाया जा रहा है, बल्कि संविधान को पूरे तरीके से बदलने की जो कवायद चल रही है वो आज से नहीं चली आ रही है। ये जो दंगे हैं, ये दंगे हिंदू बनाम मुस्लिम के बिल्कुल भी नहीं हैं। ये जो झगड़ा है ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है ही नहीं। फिर क्या कहना चाहते हैं आप, क्या दर्शकों के बताइए, खुल के बताइए। ये झगड़ा है मनुवाद बनाम संविधान का, मनुस्मृति बनाम संविधान का झगड़ा है, और ये आज से नहीं चला आ रहा है। देश आज़ाद होने से पहले 25 जुलाई 1927 को जिस समय बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति की प्रति जलाई थी, ये झगड़ा तब भी चला आ रहा था और तब भी लोगों ने आवाज़ उठाई थी। आज भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, लेकिन मीडिया बखूबी अपना काम नहीं कर रहा है। यहाँ का मतलब ये है कि आप तो बहुजन समाज की बात करना चाह रहे हो, सीधी सीधी, यानी कि बहुजन समाज पर अटैक है रो है, तो ऐसे कैसे अटैक झेल लेंगे? सर अटैक बहुजन समाज पे ही नहीं है, अटैक मुस्लिमों पर ही नहीं है, अटैक पिछड़ों पर भी है, अटैक दलितों पर भी है, अटैक शोषित पर भी है, अटैक वंचित समाज पर भी है। इसका जीता जागता सबूत आपको मैं बता दूं कि ये कोई पहला हिंसा, पहला दंगा नहीं हुआ है। आप उठा के देख लीजिएगा तारीख के संविधान के विरोधियों ने मुजफ्फरपुर कांड किया था बिहार का, हजारों लोगों की लाशें एक खेत में दफना दी गई थी। विरोधियों ने उसके बाद भागलपुर कांड भी किया था, हजारों लोगों की लाशें दफना दी गई थी। उसके बाद संविधान के विरोधियों ने मुरादाबाद ईदगाह कांड भी किया था, हजारों लोग मारे गए थे। उसके बाद जो गोधरा सबसे चर्चित कांड है वो भी हुआ था सर। गोधरा के बाद इशरत जहां एनकाउंटर भी हुआ था सर। उसके बाद मुजफ्फरनगर का भी कांड हुआ था सर। उसके बाद एनआरसी और सीएए का भी कांड हुआ था सर। उसके बाद आप रामपुर मनिहारान में आ जाइए, वहाँ भी शरारती तत्वों ने कांड किया था और ब्लेम विपक्ष पार्टियों पर लगा दिया था, या ये कह लीजिए क्षेत्रीय पार्टियों को डाउन करने के लिए उनके सर पर सेहरा बांध दिया था। लेकिन सर संविधान के विरोधियों ने ये सारे कारनामे और ये सारे कांड बिल्कुल क्रम से ऐसे सुनियोजित कर रखे हैं। ये आज से नहीं,
ये अंग्रेजों के पहले से ये काम करते चले आ रहे हैं। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की इनको पॉलिसी दी थी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं और संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई निरंतर चली आ रही है। आज मुसलमान हमें दिखाई दे रहा है, दलित हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे बचेगा कोई नहीं। देश का हर नागरिक इसके चंगुल में फंसेगा और संविधान खत्म होगा तो देश खत्म होगा। संविधान खत्म होगो तो देश खत्म होगो। शादाब रिजवी, बहुत लंबी लिस्ट आपने दिखा दी, सुना दी दर्शकन को, लेकिन आप एक बात तो बता दो कि रुकेगो कैसे? कि सगरो तामझाम इतना रहा है तो जो फैल लोगे, रुकेगो कैसे? इसके रुकने का एक ही तरीका है। जो बेईमान अधिकारी हो चुके हैं, जो कि कर्मचारी बेईमान हो चुके हैं, जो कि पुलिस अधिकारी बेईमान हो चुके हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स सत्ता की मलाई खाने में लगे हुए हैं, पहले उनको सुधरना पड़ेगा, सिस्टम को सुधरना पड़ेगा। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का काम, पुलिस अधिकारियों का काम ये नहीं है कि आप तमंचा लहरा दो, आप ये नहीं कि एक किसी भी जाति समुदाय को टारगेट करो, आपका काम ये नहीं है कि आप वंचित समाज को और दबाओ, आपका काम ये नहीं है कि ओबीसी जहां देख लो तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। इसका मतलब आप तो मनुस्मृति को सीधे सीधे बिल्कुल एकदम इस देश के ऊपर थोप देना चाहते हो। संविधान का मतलब है समता मूलक शासन होना चाहिए, और देश में जब समता मूलक शासन होगा वो तभी संभव होगा सर बेबाक जी, जब हर व्यक्ति संविधान के प्रति, संविधान की प्रस्तावना को मानेगा और संविधान की शपथ तक संविधान को महदूद नहीं रखेगा। संविधान लोगों के दिलों में होना चाहिए, लोगों के घरों में होना चाहिए। ये नहीं कि संविधान की किताब रख दी और उस पर धूल जम रही है। संविधान की प्रस्तावना क्या है उसको समझना पड़ेगा और उसको पूर्ण तरीके से लागू करना पड़ेगा। संविधान की घटना सर बता दूं, जी बता। संसद के अंदर जहां संविधान की प्रस्तावना और संविधान की शपथ ली जाती है, उसी संसद में संविधान को तोड़ने मरोड़ने के लिए अलग अलग तरीके के बिल लाए जा रहे हैं। एक कम्युनिटी को टारगेट करके बिल लाए जाते हैं। कभी आप सारी कम्युनिटी की भी बात कर लीजिए, कभी आप विकास की भी बात कर लीजिए, कभी शिक्षा बिल भी लेकर आइए। आपके बच्चे जो विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, जो MBBS के स्कूल उनको यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं, वो लोग क्यों बाहर रशिया जा रहे हैं, क्यों चाइना जा रहे हैं, क्यों यूरोप जा रहे हैं? आप अपने यहाँ देश की शिक्षा व्यवस्था तो ठीक नहीं कर पा रहे, उस पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही, उस पर कोई बिल नहीं ला पा रहे, लेकिन वक्फ संपत्ति पर जरूर बिल लाएंगे, मुस्लिमों के मदरसों पर जरूर बिल लेकर आएंगे, और एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाले जरूर बिल लेकर आएंगे। इसके अलावा कोई बिल आता ही नहीं संसद में। अच्छा, एक बात तो बताओ, एक बात बताओ दर्शकन को, दर्शक जानना चाह रहे हैं कि ये मुस्लिमन को टारगेट काहे कर रहे हैं? सर टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डिवाइड एंड रूल की जो नींव रखी थी अंग्रेजों ने, जिसके ये वंशज हैं, असल में उन्हीं के वंशज ये कहलाए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं की तो रूपरेखा मानते चले आ रहे हैं, उन्हीं की प्रस्तावना तो मानते चले आ रहे हैं। इन्होंने जब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू हुई थी तब से ही ये काम शुरू कर दिया था, और आप देख सकते हैं इतिहास के अंदर और कई म्यूजियम के अंदर इनके लिखित माफ़ी नामे मौजूद हैं और इनकी चिट्ठियाँ मौजूद हैं, जो इन्होंने उनसे वहाँ पर जाके जो वादे किए थे, ये वही वादा निभा रहे हैं। वादा निभा रहे हैं। पत्रकार साहब ने बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त सुना दी है। ठीक है अरुणेश यादव जी, अब अगर ऐसे ही मामला चलता रहो तो ये शीतकालीन सत्र भी ऐसे ही बलि चढ़ जाओ। अब सोमवार से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। हमने आपसे पहले ही कहा था कि विपक्ष जब सवाल करेगा तो मोदी जी भागते हुए नजर आएंगे। मोदी जी 1 घंटा भी विपक्ष को झेल नहीं पाए और 3 दिन के लिए सत्र बर्खास्त कर दिया। अब कल देखते हैं, कल फिर से सत्र शुरू होगा तो क्या होगा। क्या मोदी जी सदन में मौजूद रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं मोदी जी फिर से विदेश यात्रा पे निकल जाएं। सबसे बड़ा जो अहम सवाल है वो ये है कि ये सरकार कैसी है जो सवालों से डरती है। अब पहले 10 साल क्या हुआ, विपक्ष कमजोर था तो ये 10, 5, 20 सांसद जो भी बोलते थे उनको उठा के बाहर फेंक देते थे। अब इंडिया गठबंधन की संख्या 240 है तो बाहर तो नहीं फेंक पाएंगे। अब वो अंदर जब शोर करते हैं, जब अंदर सवाल करते हैं, जब अंदर आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं कि भैया मोदी जी अडानी जी पे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी जो ईवीएम में आप घोटाला कर रहे हैं उस पे क्यों नहीं बोल रहे, दलित शोषित वंचित समाज पे जो अत्याचार है उस पे कुछ बोलिए, मणिपुर पे कुछ बोलिए। प्रोफेसर साहब, एक हमारे दर्शक सवाल कर रहे थे, जरा मैं आपसे उसका जवाब ले लूं। दर्शक कह रहे थे कि जब विपक्ष सवाल उठाता है अडानी पे, भाई अडानी जी पे सवाल उठाता है विपक्ष, तो बीजेपी क्यों कूद के आ जाती है बीच में? देखो सारा खेल वही है ना कि मोदी जी बीजेपी के कर्ता धर्ता और मोदी जी के कर्ता धर्ता अडानी जी।
अब जब करता धरता यानी कि गॉड फादर पे सवाल उठेगा तो तमाम जो ट्रोलर गैंग है बीजेपी की, जो बीजेपी का आईटी सेल है, बीजेपी के जितने नेता हैं, उनको दर्द होगा, ऑब्वियस है। क्योंकि चुनाव में जो पैसा खर्च हो रहा है वो सारा अडानी जी खर्च कर रहे हैं। तमाम जो सुविधाएं दी जा रही हैं, अडानी जी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। अब हम यही तो सवाल कर रहे हैं कि आप हमारे देश में जो करप्शन हो रहा है उस पर तो आप कुछ कर नहीं पा रहे। उसके लिए आपने अभी तक जांच कमेटी नहीं बिठाई, उसमें जो घोटाले हुए उस पर अब तक जो है पर्दा डाल रखा है। लेकिन अब जो अमेरिका में कांड हुआ है जिसमें अडानी जी को सो कॉज नोटिस दिया जा रहा है, उस पर बोलो। केनिया ने जो मामला रफा दफा कर दिया, बोल दिया जी अब अडानी जी के साथ कोई व्यापारिक ताल्लुकात नहीं रहेंगे। फ्रांस ने भी कुछ ऐसा ही किया है, श्रीलंका कर ही चुका है, बांग्लादेश कर चुका है, और अभी पता नहीं कितने और देश हैं जो अडानी जी को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। तो आखिर इतना जो आप जिस देश में गए और उस देश में पीछे से आपने अडानी जी को भेज के तमाम जो सौदों पे, समझौतों पे साइन करवाए, दस्तखत करवाए, उसके बदले में आपने क्या कीमत चुकाई, उसका भी तो पर्दाफाश करो कि अमेरिका को हमने कितनी छूट दी। आयात निर्यात में तमाम हजारों लाखों डॉलरों की हम छूट दे रहे हैं। जो अमेरिका से जो खाद्यान्न आ रहा है या मान लीजिए कोई भी सामान आ रहा है, वो उस पर हम टैक्स नहीं ले रहे हैं। तो उससे किसे फ़ायदा होगा? अडानी जी को फ़ायदा होगा, हमें तो, आपको तो फ़ायदा नहीं होगा। हमारे जो टैक्स का पैसा है, जो गाड़ी कमाई है, वो तो बाहर कौड़ियों के मोल जा रही है। हमारे टैक्स के पैसे पर मोदी जी मज़े ले रहे हैं और मोदी जी के मित्र मज़े ले रहे हैं। 1 रुपये एकड़ के हिसाब से ज़मीनें के पट्टे इनको दिए जा रहे हैं। और हम आप में से कोई सरकार से ज़मीन लेके देख दे, सरकार अगर 1 रुपया भी ज़मीन में कम करे, जो सरकारी रेट हो, 1 रुपया भी बिजली के बिल में आपको कमी कर दे। अगर बिजली का बिल 999 रुपये है तो उतना ही भरना पड़ेगा। 99 रुपये 10 पैसे है तो 10 पैसे भी भरने पड़ेंगे। एक 10 पैसा भी आपने छोड़ दिया तो पेनल्टी लगेगी। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों का जो 16 लाख करोड़ रुपया है वो आप बट्टे खाते में डाल देते हो। अब यही सवाल तो विपक्ष कर रहा है, तो उस पे मोदी जी भागते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी डर रहे हैं, मोदी जी के सांसद डर रहे हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं और सारे के सारे सवाल जहां से हमने बहस शुरू करी है वहीं खत्म हो जाते हैं कि आखिर इस संविधान को इतना कमजोर क्यों कर रहे हैं मोदी जी। आखिर विपक्ष के सवालों से, पत्रकारों के सवालों से, जनता के सवालों से मोदी जी क्यों डर रहे हैं? अब उधर महाराष्ट्र में चुनाव हो गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन उद्धव ठाकरे रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। करेंगे क्योंकि कई जगह घपले हुए। एक तो मनसे का एक जो प्रत्याशी है वो ये कह रहा है कि जिस बूथ पर मेरे 4 वोट थे परिवार के, उस पे मुझे 2 ही वोट मिले। क्या मेरी माँ ने या पत्नी ने या बेटे ने मुझे वोट नहीं दिया है? ऐसा कैसे संभव है? और वाकई बिल्कुल जायज़ सवाल है। एक पूरा गांव जो कांग्रेसियों का गांव है और जो गांव वाले खुद कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट किया, और उस गांव में पूरे में 1 वोट कांग्रेस को नहीं गया, सारा वोट जो है महायुति को चला गया, एनडीए को चला गया। तो ऐसा कैसे संभव है? और ऐसी लिस्ट निकाली जाए तो ऐसी हजारों बूथों पे ऐसी धांधलियों की खबरें हैं, हजारों की संख्या में, 1-2 नहीं है। और इसी तरीके से धांधली की खबरें हरियाणा की हैं और जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ है। तो इन सब पे जवाब तो सरकार को देना होगा। जवाब सरकार को देना होगा। सादा रिजवी, जब इतनी सारी दिक्कत है, ईवीएम में ही सारी दिक्कत है और ईवीएम ही मेन मुद्दा जो है, ईवीएम ही बन गया है, तो सारे विपक्षी दल एक जगह हो गए और ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? सर, आंदोलन कर भी रहे हैं और विपक्ष अपने तरीके से हर जगह आवाज़ भी उठा रहा है। याचिका दायर करने की भी बात चल रही है और जांच की भी बात चल रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर और सबसे बड़ा प्रश्न इसलिए लग जाता है, वहीं फिर जहाँ से आपकी बहस शुरू हुई थी, आपने सवाल किया था कि संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, संविधान को तार-तार किया जा रहा है। अगर विपक्ष सवाल उठाता है, अदालत में जाकर वो अपनी याचिका दायर करता है, तो अधिकार किसको होगा? अधिकार तो न्यायालय को होगा। अधिकार किसको होगा? अधिकार तो चुनाव आयोग को होगा। अधिकार किसको होगा? जांच का सीबीआई को होगा। अधिकार या फैसला लेने का किसको होगा? ईडी को होगा। तो ये सारी जो जांच एजेंसियां हैं या फिर निगरानी रखने वाले जो हमारे आयोग और ये सब मिनिस्ट्री और ये सारी एजेंसीज हैं, ये ही नहीं बची हैं कि अब इन पर विश्वास किया जाए।
क्योंकि ये सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या इतनी सारी वीडियोस विपक्ष के नेता अपने ट्विटर हैंडल से, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से और प्रत्यक्ष रूप से सीडी भी प्रस्तुत कर रहे हैं चुनाव आयोग को? तो क्या चुनाव आयोग को नजर नहीं आ रहा है? चुनाव आयोग को सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग सिर्फ वो बोलेगा जो कि उसको रटाया गया है। बिल्कुल सुनियोजित तरीके से सारी कहानी चल रही है और ये सारी कहानी सिर्फ और सिर्फ संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए चल रही है। और अंतिम पंक्ति मेरी वही होगी कि ये लड़ाई ना तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है और ना ही ये अगड़े पिछड़े की लड़ाई है, ना ही दलित और बहुजन की लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ संविधान और मनुस्मृति की है। ये लोग आज सिर्फ वही मनुवाद थोपना चाहते हैं जो कि मनुवाद अंग्रेज यहाँ पर लाए थे और उसी के जरिए शासन कर रहे थे। अंग्रेजों ने कोई संविधान थोड़ी ना यहाँ लागू किया था। अंग्रेजों ने इस देश के जो धनाढ्य लोग थे और उन धनाढ्य लोगों को ही इस चक्कर में बरगलाया था कि हम लोग मनुवाद पर काम करेंगे और हमारे जितने भी कानून होंगे वो मनुस्मृति से ही हम लेंगे और इस देश पर राज करेंगे और आप लोगों को भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि देश बढ़ता चला गया, देश गर्क में चला गया। आज 70 साल बाद फिर वही रोना रोना पड़ रहा है कि आखिर संविधान को क्यों मिटाया जा रहा है। वजह साफ है, संविधान को सिर्फ इसलिए मिटाया जा रहा है कि मनुवाद को लागू किया जा सके। मनुवाद को लागू किया जा सके। मनुवाद बहुत टेंशन दे रखी है मनुवाद ने। सर, आज भी मनुवाद सदियों से चल रहा है। ये बिल्कुल कोढ़ की तरह बीमारी है, जड़ों में घुसी हुई है और ये बीमारी एकदम से नहीं निकलेगी। लंबा इलाज चल रहेगा इसका। इलाज इसका चल रहा था और काफी हद तक इलाज सही जगह जा रहा था, लेकिन जब से ये 10 साल से बीजेपी की सरकार आई है, अब ये रिवर्स में जा रहा है मामला। जो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक मुख्य धारा में आने की तरफ बढ़ रहा था वो बैक चला गया, क्योंकि सरकारी नौकरियों में भर्तियां मोदी जी ने रोक दी। ये भर्तियां अगर निरंतर चलती रहती तो सर्व समाज मुख्य धारा में मुझे लग रहा है अब तक पहुंच जाता। और जो गांधी जी का सपना था, जो अंबेडकर जी का सपना था, जो नेताजी सुभाष चंद्र जी का सपना था, वो सपना मुझे लग रहा है, जो भगत सिंह का सपना था, वो सपना जरूर पूरा होता। जो आधुनिक भारत का जो सपना इन लोगों ने देखा था, जिसके लिए इन लोगों ने देश के लिए जिस शहादत दी, हम ही लोगों के लिए तो शहादत दी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी शहादत जो है वो अब जाया जा रही है। जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, ये लोग जो शहादत हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने दी है, उस शहादत को बेईमानी करने में तुले हुए हैं। क्योंकि इनका शुरू से, जैसे शादाब जी ने बताया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है। अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं, अंग्रेजों के ये लोग मुखबिर रहे हैं। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनकी मुखबिरी करी है, उनको कईयों को मरवाया है, कईयों को जेल पहुंचवाया है। तो ये लोग नहीं चाहते हैं, जो देश का मूल निवासी है, देश का बहुसंख्यक है, देश का बहुजन है, वो मुख्य धारा में आए। ये पुरानी जो 500 साल पुरानी व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था में देश के बहुजन को पहुंचाना चाहते हैं। ये देश जितना मुसलमान का है उतना ही हिंदू का है, उतना ही ईसाई का, उतना ही बौद्ध का है, उतना ही पारसी का है, क्योंकि सर्व समाज यहाँ सदियों से रह रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई आज से ही आके रह रहे हो। जब हमारी गंगा जमनी तहजीब में सब लोग आपसी भाईचारे से रह रहे हैं, और हम लोग कहते भी हैं, हम लोग जब छोटे थे तो हमने वो गाना भी सुना है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भोएस भाषा चाहे अनेक है ना। तो अनेकता में एकता के लिए तो हमारा देश जाना जाता है। अनेकता में एकता के लिए हमारा देश जाना जाता है, लेकिन ये मनुवाद सर पर चढ़कर बोल रहा है। इसको जरूर निपटाना ही पड़ेगा, समय आएगा। तो अब चाहते हैं विदा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मेरे साथ बोलेंगे देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।